पर भी एक जल्दी से प्रकाश डाल देते हैं, बड़ी शॉर्ट है, याद हो जाएंगी। यानी पहली जो अनुसूची है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम का उल्लेख है, स्टेट और यूटीज। यूटीज को हम केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं, तो उन संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, उनके अलाउंसेस के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। हम लिख सकते हैं कि संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों के बारे में। वेतन यानी सैलरी है, भत्ते पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य से संबंधित दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर कोई यात्रा करता है शासकीय कार से, तो ट्रैवलिंग पर जो खर्च हुआ उसका पैसा मिल जाए, है ना। ऐसे डियर अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है। तो संवैधानिक पदों पर विराजमान लोगों के वेतन भत्तों के संबंध में बताया गया है। जो शेड्यूल तीसरी जो है, इसमें जो संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं, तो वो लोग कौन सी शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो उस ओथ का वर्णन किया गया है। लेकिन यह ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन शेड्यूल 3 में नहीं है, बिल्कुल भी ये बिल्कुल याद रखना। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन तो वहीं उसके आर्टिकल में किया गया है, जैसे सीजेआई हो गया, इन सब की शपथ का वर्णन जो है वो आर्टिकल, ये शेड्यूल तीसरे में किया। फोर्थ शेड्यूल जो है, यानी चौथी अनुसूची जो है, तो चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है कि जो हमारा अपर हाउस है, राज्यसभा, तो राज्यसभा में अलग अलग राज्यों को कितनी सीटें मिली हुई हैं, तो उसका एलोकेशन है, आवंटन है। जैसे मध्य प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हुई हैं, शायद 11 मिली हुई है ना। तो वो चीज़ें आती है। पांचवी जो अनुसूची है, फिफ्थ, इसमें ये कहा गया है कि वो क्षेत्र जो अनुसूचित जाति से संबंधित, या वे क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित, तो उन क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान, ये ध्यान रखेंगे। ये अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी पूरे देश के लिए प्रावधान है ना। यहीं थोड़ा सा ट्विस्ट आता है शेड्यूल 6 में, कि यहाँ पर 4 पर्टिकुलर राज्य रखे गए हैं। कौन से हैं? एक है असम, दूसरा आता है मेघालय, तीसरा आता है त्रिपुरा, और चौथा आ जाता है मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में ये क्या है, ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में यानी जनजातीय प्रशासन संबंधी प्रावधान। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पूरे देश में एससी और एसटी संबंधी, यानी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है, उन पर कैसे कंट्रोलिंग होगी। और यहाँ सिर्फ 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची जो है, तो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है। एक लिस्ट है जिसे हम संघ सूची कहते हैं। संघ सूची यानी इसमें वो टॉपिक हैं, वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको होता है? केंद्र को होता है। ऐसे लगभग, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 97 टॉपिक रखे गए। उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार को होती है। वैसे ही दूसरी लिस्ट इसके अंतर्गत आ जाती है, जिसे राज्य सूची, स्टेट लिस्ट कहते हैं। यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को है, यानी राज्य के विधानमंडलों को है। ऐसे लगभग 62 टॉपिक इसमें मेंशन किए। और तीसरी आती है जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे लगभग 52 टॉपिक जो है वो इसमें अब इसमें कानून अगर दोनों ने बनाए और दोनों के कानूनों में विरोधाभास है, तब केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी रहता है। जैसे हम समझे
कि जनसंख्या सेंसस जो है ये किसका विषय है, केंद्र का है, राज्य सरकार इस विषय में कोई कानून नहीं बना सकती। ठीक है। पुलिस जो है वो राज्य का विषय रहता है, यहाँ केंद्र कोई कानून नहीं बना सकता। कारागार केंद्र का विषय होता है। अब शिक्षा जो है वो कौन करेंट का है, दोनों कानून बना सकते हैं। तो सातवीं अनुसूची महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आठवीं अनुसूची यानी एट्थ नंबर की। ये एट्थ नंबर की अनुसूची जो है इसमें विभिन्न जो मान्यता प्राप्त भारतीय संवैधानिक भाषाएं हैं उनका उल्लेख है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, भारतीय संवैधानिक भाषाएं। यहाँ कैच क्या है कि इसमें भी प्रश्न बनते हैं। आज जितनी भाषाएं इसमें रखी हैं इस अनुसूची में, शुरुआत से इतनी नहीं थी। तो कैच यही बनता है कि मूल रूप से यानी मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला था, तो वो आप याद रखेंगे 14 भाषाएं थी ओरिजिनली। फिर संशोधन किया गया होगा, तो संशोधन किया गया, संशोधन जो हुआ उसके तहत एक नई भाषा जोड़ी गई, और वो भाषा कौन सी थी, सिंधी भाषा थी। एक तो इसमें यही पूछ लेंगे कि कौन सी भाषा जोड़ी गई, और ये पूछ लेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट था, तो वो 21st अमेंडमेंट था, 21वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है। ऐसे करके ये 14 और एक कितनी हो गई, 15। फिर आगे चल करके फिर इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और अमेंडमेंट करके तीन नई भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। वो तीन नई भाषाएं कौन सी थी, तो इसमें नेपाली भाषा को स्थान मिला, इसमें मणिपुरी भाषा को स्थान मिला, और तीसरी इसमें है कोंकणी। कोंकणी भाषा जो है उसको स्थान मिला। और ये तीनों भाषाएं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती हैं, तो वो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती। फिर अब कितनी भाषाएं हो गई, 15 पहले से थी, तीन और हो गई, 18 हो गई, है ना। लेकिन करंट में कितनी है, 22। तो एक और अमेंडमेंट किया गया होगा। जी हाँ, तो एक और अमेंडमेंट किया गया, और इसके अंतर्गत चार नई भाषाएं जोड़ी गई। वो चार नई भाषाएं कौन सी हैं, तो वो है बोडो। बोडो भाषा जो है असम में बोली जाती है। दूसरी आती है डोगरी। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फिर इसमें एक और भाषा जोड़ी गई, यानी संथाली, संथाल परगना, है ना, वहाँ पर जोड़ी जाती है। और एक और है इसमें भाषा मैथिली, बिहार झारखंड से संबंधित। तो ये चार भाषाएं और ऐड हो जाती हैं। और ये संशोधन कौन से नंबर का था, तो ये 92nd यानी 92वां संविधान संशोधन था। तो एट प्रेजेंट आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या हो जाती है 22। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसमें इंग्लिश को स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इंग्लिश भारतीय भाषा नहीं है। लेकिन विचित्र स्थिति ये भी है कि इंग्लिश में ही हमारे सारे काम होते हैं ऑफिशियली, संसद की कार्यवाही हो, इवन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग चलती है, हिंदी में होती ही नहीं है। तो ये भी हमारे देश में विसंगतियां अभी भी प्राप्त हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी को छोड़ गए। आठवीं अनुसूची हो गई। ये मूल संविधान में आठ अनुसूचियां हुआ करती। अब चलते हैं हम नाइन्थ शेड्यूल पर। नौवीं अनुसूची जो मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी जाती है। ये अनुसूची ना कब जोड़ी गई, यानी इसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि इस अनुसूची में अगर हम किसी कानून को रख देते हैं, तो वो कानून जो है उस पर न्यायपालिका क्या नहीं कर पाएगी, न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगी, या ऐसा समझ लो कि उसका पुनरावलोकन नहीं कर पाएगी। नहीं कर सकती है, यानी न्यायपालिका की पहुंच से ये चीज़ें बाहर हो जाती हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये कब के किसके द्वारा जोड़ी जाती है, तो ये अनुसूची ना संविधान में पहला संशोधन किया गया था, प्रथम संशोधन, उसके द्वारा ये जोड़ी गई। ठीक। अब होता क्या है कि इसमें कोई भी कानून रख दो तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगा कि ये उचित है, अनुचित है, संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है।
इसी कारण से आरक्षण को भी इसी 9वीं अनुसूची में रखने की मांग की जाती है। इसमें आ जाएगा तो बस ये हमेशा हमेशा मिलता रहेगा, यानी योग्यता को तिलांजलि हमेशा के लिए दे दो। आरक्षण तो अस्थायी व्यवस्था थी, पहले सिर्फ 10 सालों के लिए की गई, लेकिन 10 साल करते करते ये लगातार बढ़ाई भी जा रही है, परसेंटेज भी इसका बढ़ रहा है। इस बात से कुछ मेरे जो दर्शक हैं वो हो सकता है उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन फैक्ट तो बताने पड़ेंगे। अब क्या होता है कि न्यायिक समीक्षा या उसके पुनरावलोकन से बाहर हो जाता है, लेकिन इसमें एक कैच ये आया कि ईयर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और अपने फैसले में उसने ये कहा है कि अगर इन इस शेड्यूल में, इस अनुसूची में सरकार कोई कानून डाल देती है ना, वो कानून किस प्रकरण के बाद का है? 1973, याद होगा, केशवानंद भारतीवाद के बाद अगर डाला गया है तो फिर जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे का कंसेप्ट इसी केस में आया था ना, तो मूलभूत ढांचे की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उस कानून की समीक्षा जो है न्यायालय कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा कि आज डाल दिया तो न्यायालय इसमें समीक्षा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर संविधान के मौलिक ढांचे को ये छेड़ता है। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची पहले जोड़ी गई, फिर हटाई गई। एक बार जोड़ी गई थी जब सिक्किम जो था ना भारत का सह राज्य बना, तो उसके साथ कुछ संबंध अलग से डिफाइन किए गए तो इसको जोड़ा गया। फिर सिक्किम पूर्ण राज्य बन जाता है तो इसकी औचित्य खत्म हो गया, यूटिलिटी समाप्त हो गई, तो इसको हटा दिया गया। आगे चल करके 10वीं अनुसूची को फिर जोड़ा जाता है और इसमें जो अब करंट में प्रोविजन है वो है दल बदल संबंधी प्रावधान। दल बदल संबंधी प्रावधान, ये दल बदल संबंधी एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता है, जीत जाता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो प्रावधान जो है वो इसमें रखे गए। 10th, नेक्स्ट 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज जो है, उस पंचायती राज के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, तो ऐसे 29 प्रकार के जो कार्य होते हैं उन कार्यों की लिस्ट दी गई है। ये 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची जो है ये क्या बताती है? ये नगर पालिकाओं के संबंध में बात करती है, तो नगर पालिकाओं के द्वारा जो कार्य किए जा सकते हैं, शायद 18 प्रकार के कार्य हैं, तो उनको बताती है। इसे 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो